तो वेलकम एवरीवन। आज हम है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के सब मॉड्यूल सॉइल इरोजन के लेक्चर नंबर 23 में, और आज अपना है सॉइल इरोजन का पार्ट 7। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे यूएसएलई के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे यूएसएलई इक्वेशन के बारे में। देन अपन देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द यूएसएलई, दैट इज द रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर आर के बारे में। देन देखेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर। देन अपन बात करेंगे हडसन के ग्रेटर देन 25 मेथड के बारे में। देन बात करेंगे अपन सॉइलिडिटी फैक्टर के बारे में, मेथड एस्टिमेटिंग फॉर सॉइलिडिटी फैक्टर। देन टोपोग्राफिक फैक्टर एलएस, क्रॉप मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर सीएनपी, एंड एप्लीकेशन एंड द लिमिटेशंस ऑफ द यूएसएलई। ठीक है, तो ये आज का पूरा लेक्चर है, डेडिकेटेड है यूएसएलई के बारे में। ठीक है, तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वाई यूज्ड वी यूएसएलई। ठीक है, तो होता क्या है कि अपन को जो इरोजन का है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्यों करना अपन को कोई भी एरिया है, ड्रेनेज एरिया है, जिसमें अगर अपन को कोई भी इरोजन प्रैक्टिसेस, अगर अपन वहां पर इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जैसे गली कंट्रोल ट्रीटमेंट या दूसरी इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस अपन वहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अपन को ये देखना जरूरी है उसका इम्पैक्ट एवोल्यूशन। ठीक है, तो उन स्टडीज का उन अप्रोचेस का, उन अडॉप्शन का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ग्रॉस सॉइल इरोजन कम हो रहा है या नहीं, ये एनालाइज करने के लिए अपन को इरोजन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अपन को ये देखना पड़ता है इसमें कि कोई जैसे अपने पास नंबर ऑफ एरियाज हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि किस एरिया में ज्यादा इरोजन हो रहा, किस एरिया में कम इरोजन हो रहा। तो जहां पर ज्यादा इरोजन हो रहा है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे अपन को फोकस करना पड़ेगा इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वहां पर बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे डिजाइनिंग और इम्पैक्ट इवोल्यूशन के लिए अपन को इरोजन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसी के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए अपन यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशंस यूज करते हैं, जो बेसिकली एक मॉडल है। ठीक है, इरोजन कंट्रोल इरोजन मॉडल है जो अपन को ग्रॉस सॉइल इरोजन की वैल्यू देता है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ जो सॉइल है वहां से डिटैच और ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई भी अपलैंड एरिया से। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया से, तो इसीलिए अपन यूएसएलई को यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इरोजन जो है वो डिपेंड करता है एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, देन अपन बात करें टोपोग्राफिक फैक्टर पे, सॉइल फैक्टर पे और लैंड यूज पे। ठीक है, लैंड यूज मतलब किस टाइप का लैंड है, उसमें कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं या नहीं की गई हैं। ठीक है, बैरन लैंड है तो उसका लैंड यूज क्या है। ओके, तो बेसिकली ये चार फैक्टर्स होते हैं जिसपे प्राइमरली जो है वो इरोजन अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये चार फैक्टर्स के जो एस्टिमेशन है, ठीक है, इनका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है यही अपन को प्रोवाइड करता है द इंटीग्रेटेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सॉइल लॉस। ठीक है, तो ये चार फैक्टर के बेस पे अपन को बेस पे जो है यूएसएलई को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो यूएसएलई क्या है, एम्पिरिकल इक्वेशन है प्राइमरली डेवलप्ड फॉर द स्मॉल एग्रीकल्चर वाटरशेड ऑफ द यूएस। ठीक है, तो एम्पिरिकल इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, एम्पिरिकल इक्वेशंस जो है वहीं पर सुटेबल होती है जहां के लिए वो अडॉप्ट डिजाइन की गई है। तो प्राइमरली उसको स्मॉल एग्रीकल्चरल वाटरशेड फ्रॉम द यूएस के लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की गई थी स्मॉल एग्रीकल्चरल वाटरशेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, और उसके बेस पे इस टाइप के मॉडल्स को जो है डिराइव किया गया है। ठीक है, तो it is a erosion prediction model which provide the predicted values of the average annual soil loss for a specific controlled condition from a sheet and the real erosion। ठीक है, तो ये हाईलाइट चीज को आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछते हैं ये। सबसे पहले ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज दे रहा है अपन को। ठीक है, एक्चुअल जो सॉइल इरोजन हो रहा है वहां पर एक्चुअली जितना भी डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है अपन को, ये प्रिडिक्शन मॉडल है। ठीक है, ये अपन को प्रिडिक्शन वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, देन एवरेज एनुअल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये एवरेज वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा एनुअल मतलब लॉन्ग टर्म में एवरेज वैल्यू अपन को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फॉर स्पेसिफिक कंट्रोल कंडीशन, तो कुछ इसमें स्पेसिफिक कंट्रोल कंडीशन इसने अडॉप्ट किए हैं, तभी अपन को ये जो मॉडल है एप्लीकेबल है। ठीक है, कंट्रोल कंडीशन मान सकते हैं आप, एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस हैं इसमें, उसी के बाद ही इस मॉडल को अपन यूज कर सकते हैं, उसी के बाद ही इस मॉडल की एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, फ्रॉम अ शीट एंड रेल इरोजन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन और डिटैचमेंट हो रहा है शीट इरोजन के कारण और रेल इरोजन के कारण, उन्हीं की वैल्यू को जो है ये प्रिडिक्ट करता है, उन्हीं की वैल्यू को ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो प्राइमरली शीट और रेल इरोजन के लिए इसको डिराइव किया गया। ठीक है, तो ये गली इरोजन और स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन बेसिकली डिटैचमेंट के लिए है, कंप्लीट प्रोसेस वो नहीं बता रहा है इरोजन का, बट गली इरोजन को इसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड जो फैक्टर्स इनको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल कंडीशंस कौन सी। ठीक है, तो स्लोप लेंथ कंट्रोल्ड है, स्टीपनेस कंट्रोल्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लॉट है जिसको अपन बोलते हैं यूनिट प्लॉट्स। ठीक है, तो उसमें अपने जो स्लोप लेंथ है वो अपन को फिक्स रखना पड़ेगा, जैसा कि यूएसएलई में बताया है। ठीक है, उसकी स्टीपनेस अपन को फिक्स रखना पड़ेगा,
फिक्स क्रॉप टाइप जो कि इसमें बताया वो रखना पड़ेगा। लैंड फिक्स लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जैसे कोई भी कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर अपन ने कंजर्वेशन प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस उसमें लिए हैं नहीं लिए हैं, किस टाइप का लैंड लैंड डेवलपमेंट है, तो इसके एजम्पशन के बेस पे जो अपन आगे बात करेंगे फिक्स कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो उस वैल्यूज को अपन को अडॉप्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्लॉट के लिए। उसके बाद जो ग्रॉस सॉइल इरोजन होगा वहां से, ठीक है, जितने भी अमाउंट ऑफ सॉइल का डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन होगा वो वैल्यू अपन को प्रोवाइड कर देगा ये, ठीक है, अंडर द कंट्रोल कंडीशन फ्रॉम अ शीट एंड द रेल इरोजन, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है यूएसएलई का। तो इसको 1965 में विशमेयर एंड स्पिट ने डेवलप किया था, ठीक है, यूएसएलई इक्वेशन, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। तो इस पे क्या बोलता है, ए इज इक्वल टू आर के आर मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई द एल एस मल्टीप्लाई बाय द सीपी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं आर के एल एस सीपी, ठीक है। तो ए है अपने पास एनुअल सॉइल लॉस टन्स पर ईयर पर हेक्टेयर में, ओके। आर है अपने पास रेनफॉल इरोसिविटी इंडेक्स, इसको रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर भी बोलते हैं, ये है मेगाजूल एमएम पर हेक्टेयर हावर में, ठीक है। इनके यूनिट्स भी ध्यान रखना आप, यूनिट्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल इरोसिविटी फैक्टर जो है वो टन्स हेक्टेयर हावर पर आवर ऑफ एमजे एमएम, ठीक है। तो ये अपने पास सॉइल इरोसिविटी फैक्टर के। देन अपने पास एल इज द लेंथ ऑफ द स्लोप फैक्टर जो कि डायमेंशनलेस होता है। एस इज द स्टीपनेस ऑफ द फैक्टर जिसको बोलते हैं जो ये भी डायमेंशनलेस होता है। सी होता है क्रॉप फैक्टर, वो ये भी डायमेंशनलेस होता है। पी होता है कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, ठीक है। तो ये ऑल जितने भी फैक्टर्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं ये अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं इरोजन को, ठीक है, सॉइल इरोजन को अफेक्ट करते हैं। और यही फैक्टर्स के कैलकुलेशन से एस्टिमेशन से अपन ग्रॉस सॉइल इरोजन निकाल सकते हैं कि कितना इरोजन वहां पर हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था चार फैक्टर, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिकल, सॉइल एंड लैंड यूज, ठीक है। तो ये चार फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इरोजन के लिए, अफेक्ट करते हैं इरोजन के लिए, इरोजन को। तो और यही चार फैक्टर्स जो पैरामीटर्स के एनालिसिस अपन को अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव एनालिसिस देते हैं, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस देते हैं ग्रॉस सॉइल इरोजन का, ठीक है, कितना ग्रॉस वहां पर सॉइल इरोजन हो रहा है, ओके। और यही यूएसएलई मॉडल है बेसिकली, ठीक है। तो it allows the farmers and the soil conservation engineers to suggest the cropping pattern and soil conservation practices so that the resulting soil loss will be less than the permissible limit, ठीक है। तो होता क्या है कि अपन इसको वाइस वर्सा टाइप की कंडीशंस में यूज करते हैं कि अपन को पता है कि इन फैक्टर्स के कारण जो है वो ग्रॉस सॉइल इरोजन हो रहा है, ओके, जिसके जो अपन एस्टिमेट करने के लिए इसका फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को अगर फिक्स कर दें कि अगर अपन को एनुअल सॉइल लॉस, ठीक है, परमिसिबल वैल्यूज पता है, ठीक है, कि कितना परमिसिबल वैल्यूज है सॉइल लॉस की, इससे ज्यादा सॉइल लॉस किसी भी लैंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर के एल एस फैक्टर जो है वो फिक्स होगा, ठीक है, वो अपने कंट्रोल से बाहर है क्योंकि रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर और सॉइल इरोसिविटी फैक्टर, ठीक है, ये एक्चुअली क्लाइमेटिक वैल्यू और सॉइल यूज की वैल्यू, ठीक है। तो इस पे अपना उतना कंट्रोल नहीं है, ठीक है। एल एस फैक्टर वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरली जो है अपन को पता है एग्रीकल्चर लैंड में इतना अपने पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता नहीं कि अपन उसके लेंथ ऑफ द स्लोप या उसको इतना ज्यादा अल्टर कर सके, तो एल एस फैक्टर भी काफी हद तक जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जो अपने पास कंट्रोल्ड कंडीशन सॉरी जो अपने पास कंडीशंस जो इन हैंड है वो है क्रॉप फैक्टर्स और कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, ठीक है। तो ये चीजें अपन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन को अगर परमिसिबल सॉइल लॉस पता है, ठीक है, और अपन को आर के एल एस फैक्टर भी पता है, तो अपन सी और पी की वैल्यूज को इस तरीके से एल्टर, इसमें हालांकि स्टैंडर्ड टेबल्स है, ठीक है, कि सी और पी की वैल्यूज को किस तरीके से लेना है, तो अपन सी और पी की वैल्यूज को जो है वो अपन को इस तरीके से अडॉप्ट करना है कि जो ग्रॉस सॉइल लॉस है वो परमिसिबल सॉइल लॉस से कम हो। तो बेसिक अप्रोच इसकी ये है, ठीक है, बेसिक जो डिमांड है, बेसिक यूज है इस इक्वेशन का यही है, ठीक है। तो सी और पी मतलब क्या है, क्रॉप फैक्टर मतलब किस टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न अपन को लेना है जिससे क्रॉप फैक्टर मिनिमम रहे, और किस टाइप की कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अपन को लेना है जिससे पी फैक्टर जो मिनिमम रहे, ठीक है। अगर सी और पी मिनिमम होगा तो वो अल्टीमेटली जो ग्रॉस सॉइल इरोजन वहां से हो रहा है वो कम रहे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, परमिसिबल सॉइल लॉस से जो है वो कम रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को सी और पी को अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल ये सॉइल कंजर्वेशन इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी और पी के फैक्टर को कम से कम कितना मिनिमम अपन को रखना है, ठीक है, सो दैट द रिजल्टिंग सॉइल लॉस विल बी लेस देन द परमिसिबल लिमिट, ठीक है। तो ये अपने पास एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन, हालांकि इसका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन अपन आगे पढ़ेंगे, बट बेसिक यूएसएलई का एप्लीकेशन यही है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं अब एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द यूएसएलई, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर है, ओके, जिसको बोलते हैं अपन आर। तो इट इज द इंट्रिंसिक कैपेसिटी ऑफ द रेनफॉल टू कॉज इरोजन। आपको याद होगा मैंने सॉइल इरोजन वाले लेक्चर में बताया था रेनफॉल इरोसिविटी
और या क्लाइमेटिक इरोसिविटी आप बात कर लें, या फिर और इसके बारे में बताया था इरोडेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, इरोडेबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द लैंड, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जो इरोसिविटी होती है वो ड्राइविंग फोर्स होती है, ठीक है, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इरोजन क्रिएट करने के लिए, मतलब डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स को क्रिएट करने के लिए। बट उसको रजिस्ट कौन कर रहा है, वो कर रही है इरोडेबिलिटी। इरोडेबिलिटी किसका, रजिस्टिंग फोर्सेस है। तो वो सॉइल इटसेल्फ जो है, खुद सॉइल, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। एक तो वो रजिस्ट करेगा इस ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट में। दूसरा टाइप ऑफ द सरफेस, ठीक है, वहां पर वेजिटेशन कितनी है, तो आपको मैंने बताया था कि वेजिटेशन ज्यादा है तो वहां ज्यादा डिपोजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन कम होता है वहां पर, ठीक है। तो सरफेस एज वेल एज द सॉइल ये रजिस्ट कर रहे हैं इस ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और जब भी ड्राइविंग फोर्स एक्सीड हो जाता है रेजिस्टिंग फोर्सेस की, तब होता है इरोजन। इसका मतलब ये होता है कि इरोजन कब हैपन होगा, जब इरोसिविटी ग्रेटर देन होगा इरोडेबिलिटी पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इरोसिविटी और इरोडेबिलिटी का, ठीक है। तो डिटैचमेंट जो हो रहा है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, इज ड्यू टू द, अगर वाटर इरोजन की उसमें बात करें अपन, तो ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, आपको पता है, वाटर इरोजन के लिए। और डिटैचमेंट जो कर रहा है वो प्राइमरली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन क्यों हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल के कारण। अगर ज्यादा इंटेंस रेनफॉल होगा तो वो ज्यादा रन ऑफ वॉल्यूम जनरेट करेगा, ज्यादा रन ऑफ वॉल्यूम जनरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी भी हाई होगी, तो उसमें हाई ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए डिटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनफॉल, एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी है जो कि विशमेयर एंड स्मिथ सजेस्ट किए थे और बोले थे कि kinetic energy and the intensity is primarily responsible for the detachment and transportation of the particle, or which ultimately gives the value of the rainfall erosivity, ठीक है, for the USLE, ठीक है। तो उन्होंने सजेस्ट क्या किए थे, the product of these two values is the perfect representation of the erosivity, as these two are primarily responsible from the erosion, ठीक है। तो ये primarily responsible होती है erosion के लिए, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट एस्टिमेशन देगा रेनफॉल इरोसिविटी के लिए, ठीक है। तो उनके थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, रेनफॉल इरोसिविटी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेनफॉल मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो अपन आगे देखेंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं और काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस तरीके से उसका एस्टिमेशन होता है। इंटेंसिटी जो है वो, हालांकि आगे अपन डिस्कशन करेंगे, इसमें इंटेंसिटी जो होता है वो पूरी ड्यूरेशन के लिए एक लिमिटेड ड्यूरेशन के ऊपर इंटेंसिटी लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये प्रोमिनेंट होता है, ओके। एक इसमें फैक्टर आता है, द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर मोर इरोसिव देन द टेम्परेट स्टॉर्म्स ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। ये जस्ट एक टर्म थी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत पूछते हैं। इसका लॉजिक ये है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म आपको पता है कि बहुत हाई इंटेंसिटी से आती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट स्टॉर्म्स, इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें इरोजन ज्यादा होता है, क्योंकि अपन ने देखे थे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द सॉइल इरोजन, ठीक है। तो अगर ट्रॉपिकल स्टॉर्म उसमें हाई इंटेंसिटी है तो उसमें ज्यादा इरोजन होगा एज कंपेयर टू द टेम्परेट, ओके। अब अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेनफॉल इंटेंसिटी। तो अपन सॉरी रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर, ठीक है। तो प्राइमरली आपने देखे थे काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, ये दोनों प्रोडक्ट है रेनफॉल इरोसिविटी का। तो जो जो भी फैक्टर इनसे एसोसिएटेड होंगे काइनेटिक एनर्जी से और इंटेंसिटी से, वो सब अफेक्ट करेंगे रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर को, आर को, ठीक है। तो सबसे पहले रेनफॉल इंटेंसिटी इटसेल्फ, ये डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट कर रही है रेनफॉल इरोसिविटी को, ओके। ज्यादा होगी तो रेनफॉल इरोसिविटी ज्यादा होगी और ज्यादा इरोजन होगा, ओके। देन अपन बात करते हैं ड्रॉप साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ड्रॉप साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि टर्मिनल वेलोसिटी और ड्रॉप साइज डिस्ट्रीब्यूशन का इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी वही है जो जैसे अपन ने फिजिक्स में पढ़े थे कि अगर कोई भी मास पार्टिकल अगर फ्लूइड में फ्लो करता है, ठीक है, तो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ऐसे केस को बोलते हैं अपन कि वो पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लिया, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो फॉल होगा, अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो गई, ठीक है, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल वेलोसिटी में पहुंच गया है। अगर वो मैक्सिमम पोटेंशियल वेलोसिटी पहुंच गया, इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में पहुंच गया, ठीक है। तो रेनफॉल के केस में क्या होता है, अपन को मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी या टर्मिनल वेलोसिटी का एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है वो इंडिकेशन होता है पीक का, ठीक है। तो रेनफॉल के केस में भी यही होता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वो सॉइल मास है, सॉरी जो वाटर मास है, और वो फ्लूइड मतलब एयर में जो है वो जो है फॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कुछ एयर के कारण रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, ठीक है, ड्रैग फोर्सेस के कारण, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्सेस उस पर लग रहा है, ठीक है, एयर के रेजिस्टेंस के कारण, तो उसका जो वेलोसिटी धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होकर जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, ठीक है,
टर्मिनल वेलोसिटी में पहुंच जाएगी, उस टर्मिनल वेलोसिटी को अपन बोलेंगे द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेन ड्रॉप की, ठीक है, रेन ड्रॉप के डायमीटर पे, ठीक है। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ज्यादा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और अपन एक बार देखे थे कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप, दैट वाज ये इस टाइप का कर्व बनाता है। और अपन ने काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला देखे थे, काइनेटिक एनर्जी और टर्मिनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ आई वी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें आई इंटेंसिटी है और वी अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप साइज, ठीक है। ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, ओके। तो अपन ये बोल सकते हैं द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, इस रिलेशनशिप भी हम दे सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ आई वी स्क्वायर, ये इक्वेशन अपन ने पहले देखे थे, ठीक है। देन अपन बात करते हैं विंड वेलोसिटी की। विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ विंड है, अगर वो प्रोजेक्शन जो रेनफॉल का प्रोजेक्शन हो रहा है उसके डायरेक्शन में है, तो उसकी अल्टीमेटली वो इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। इंटेंसिटी बढ़ा रहा है इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्लोप, इसकी भी अपन ने पहले भी बात की थी। अगर फ्लैट सरफेस है तो उसमें जो रेन ड्रॉप्स का प्रोजेक्शन वो इस तरीके से होता है, बट अगर स्टीप सरफेस है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या स्प्लैशिंग जो है वो सॉइल पार्टिकल्स का दूर तक होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप अगर इस साइड में पड़ेगा तो उसमें इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन या डिटैचमेंट ज्यादा होगा, ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो रेनफॉल इरोसिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं हाउ टू एस्टिमेट द आर, दैट इज द रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर, ओके। तो तीन टाइप की अप्रोचेस होती है। पहला EI30 मेथड जो कि विशमेयर एंड स्मिथ ने डेवलप किया था। देन अपन बात करेंगे हडसन के ग्रेटर देन 25 मेथड जो कि मॉडिफाइड मेथड है, ओके। EI30 की मॉडिफाइड मेथड है जिसको हडसन ने डेवलप किया था। देन अपन देखेंगे ये मेथड नहीं है बट ये अप्रोच है कि अपन रेनफॉल इरोसिविटी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है रेनफॉल इरोसिविटी डेटा, और इंटेंसिटी जो है अपन निकाल सकते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेजेस से, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस में अपन को डेली रेनफॉल डेटा आता है, तो अपन को जो इंक्रीमेंटल डेप्थ मिल रही है, ठीक है, आवर्स की, मिनट्स की, वो अपन को नॉन रिकॉर्डिंग में नहीं मिल पाएगी, अपन को डेली इंक्रीमेंटल डेप्थ है वो मिल पाएगी, ठीक है। तो उस केस में अपन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% जो अपने पास गेजेस हैं वो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस हैं और सब जगह ये अवेलेबिलिटी नहीं है रिकॉर्डिंग रेन गेजेस की, तो उस केस में अपन इसको कैसे डिजाइन करेंगे, उस केस में अपन को इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देते हैं EI30 मेथड की, ठीक है। EI30 मेथड जो है वो विशमेयर एंड स्मिथ ने दिए थे 1965 में, जब उन्होंने यूएसएल मॉडल को प्रेडिक्ट किए थे। देन फ्रॉम द स्टडीज दे हैव सजेस्टेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पीक इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल फॉर 30 मिनट ड्यूरेशन इज द बेस्ट एस्टिमेशन ऑफ द आर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इनके कंसेप्ट के हिसाब से क्या था कि जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल है जब 30 mm पर आवर, ठीक है, सॉरी, जो काइनेटिक इंटेंसिटी है वो पीक वैल्यू इंटेंसिटी जब अचीव करती है जो कि 30 मिनट ड्यूरेशन का हो, ठीक है, मतलब आधे घंटे ड्यूरेशन का जो पीक इंटेंसिटी होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है इरोजन के लिए, उसी में सिग्निफिकेंटली जो है वो इरोजन होता है। तो उसी केस के लिए अपन क्या है कि उसी ड्यूरेशन की जो इंटेंसिटी को अपन जो है वो एस्टिमेशन के लिए यूज करेंगे रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि उस 30 मिनट ड्यूरेशन का जो रेनफॉल है वही रिस्पॉन्सिबल होगा इरोजन के लिए, ठीक है। तो वही डिफाइन करेगा रेनफॉल इरोसिविटी को, ठीक है। तो इनके केस में क्या था कि R इज इक्वल टू डिफाइन किए थे EI30 दैट इज काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी फॉर द पीक इंटेंसिटी फॉर द 30 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें दो फैक्टर आ गए अपने पास, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 210.3 प्लस log 10 I, ठीक है। तो E के अपने पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्न्स पर हेक्टेयर पर सेंटीमीटर एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इन सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन से यूज करके अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। I30 क्या है 30 मिनट द पीक इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, जैसे मैंने आपको बात किया था, ऑब्टेन यूजिंग द मास कर्व, ठीक है। तो मास कर्व मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर फ्लोट टाइप अगर अपने पास रिकॉर्डिंग लिंकेजेस है, ठीक है, तो इस टाइप से पहले होता है 10 सेंटीमीटर का इसका ये स्केल होता है, 10 सेंटीमीटर में राइज करता है, देन फिर ये डिक्रीज हो जाता है, देन राइज करता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अपन को इंक्रीमेंटल आवर्स में, मिनट्स में अपन एक टेबल बना लेते हैं, जैसे ये टेबल दी है कि भाई सुबह 8 बजे ये वैल्यू थी, ठीक है, 8:30 बजे ये वैल्यू थी, तो जो भी अपन को मिनट्स आवर्स में अपन को लेना है, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से अपन के पास जो है टाइम के हिसाब से रीडिंग आ जाती है, कितनी रीडिंग में था, ठीक है। तो यहाँ पर 0 था, 50 था, 70 था, ठीक है। तो इस टाइप की अपन को टेबल अपन जनरेट कर लेते हैं, ओके।
तो उसका भी एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि अगर अपने पास इस टाइम में है, इस ड्यूरेशन में है, ठीक है, इंक्रीमेंटेड ड्यूरेशन आ गया अपन को आधा घंटे में अपने पास रीडिंग है, ठीक है, तो इसमें अपन मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, दैट इज दिस माइनस दिस, ठीक है, तो अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया mm है। इससे अपन इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, जैसे इस केस में होगी 50 mm, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 मिनट में किया, अगर इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई तो अपन कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसको सम अप कर देंगे तो अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन I30 की। I30 में क्या होता है कि 30 मिनट का जो पीक है, ठीक है, तो अपन ये देख लेंगे 30-30 मिनट में, अगर यहाँ वैसे तो यहाँ डेटा 30-30 मिनट का दिया है, अगर यहाँ पर 0, 5, 10, 10, 20 मिनट का अगर होता तो अपन देखते हैं कि उसको सम करके, ठीक है, कि यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट में, अगर ये सिंगल वैल्यू भी अपन ले सकते हैं, 2-3 वैल्यू को प्लस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन को देख के क्या रखना, देखना क्या है इसमें कि 30 मिनट में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपन को कहां मिल रही है, ठीक है। इस केस में वैसे सबका डेटा 30-30 मिनट का है, ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपन को कहां मिल रही है 2.5 में, ठीक है। तो अपने पास I30 कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, ओके। तो इस तरीके से अगर अपन को निकालना, अगर मान लीजिए कि अपने पास ड्यूरेशन अगर 5-5 मिनट की रही, 5, ठीक है, 5, 5, ठीक है, तो अपन को यहाँ पर मिल जाएगी 6 वैल्यू। तो अपन हर 6 वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंगली हर 6 वैल्यू के लिए जो है वो इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और जिसमें मैक्सिमम मिलेगी अपन को इंटेंसिटी, ठीक है, 30 मिनट के लिए, तो वो इंटेंसिटी अपन कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे फॉर द रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्या है I30 का, ओके, कैलकुलेशन। इस तरीके से अपन इस पर रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन इज फ्रॉम द ऑल द ड्यूरेशन, ठीक है। तो अपन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो हर टाइप की ड्यूरेशन से निकाल रहे हैं, ठीक है, हर एक डेटा में काइनेटिक एनर्जी को निकाल रहे हैं, बट ठीक है, बट I30 इज बेस्ड ऑन अ पीक वैल्यू, ठीक है। तो अपने पास जो 30 मिनट के लिए जो पीक वैल्यू अपन को मिलेगी, पीक रेनफॉल इंटेंसिटी मिलेगी, उसी को अपन एटलीस्ट 30 मिनट ड्यूरेशन के लिए, जो एटलीस्ट 30 मिनट ड्यूरेशन के लिए जो पीक इंटेंसिटी मेंटेन रहेगी, उसी डेटा को अपन को इसमें यूज करना है, ओके, सिंगल डेटा को। यूजुअली एनालिसिस कैरिड आउट फॉर द वीक्स मंथ ऑफ सीजन, ठीक है। तो ये स्टॉर्म के आपको मैंने बताया था एनुअल एवरेज सॉइल लॉस देता है ये, तो ये लॉन्ग टर्म का डेटा जो है उसमें प्रिडिक्शन करता है, शॉर्ट टर्म या स्टॉर्म वाइज डेटा ये जो है वो प्रिडिक्शन नहीं करता। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में हालांकि एक स्टॉर्म का जो है डेटा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म है तो इसमें अपन को डेज भी लेना पड़ेगा, मंथ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वीक्स, मंथ्स या सीजन्स के लिए जो है एनालिसिस होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन I30 वैल्यूज ऑफ द वेरियस लोकेशन वी कैन ड्रॉ आइसोलेटेड मैप, ठीक है। तो I30 वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पर I30 वैल्यूज नहीं है, ये एक्चुअली K वैल्यू, सॉरी R वैल्यू, ठीक है। तो अपन रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर अगर मल्टीपल लोकेशंस के निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें अपन एक ऐसा मैप बनाते हैं जो इक्वल रेनफॉल, जैसे कंटूर्स अपन ने देखे ना, कंटूर्स क्या होता है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द इक्वल एलिवेशन, ठीक है। तो वहां एलिवेशन की जगह अपन रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर ले लेते हैं, तो ऐसे मैप को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड मैप। आइसोलेटेड मैप क्या हो गया, आइसोलेटेड मैप हैविंग द आइसोलेटेड लाइंस, लाइंस क्या होती है, लाइंस फॉर ज्वाइनिंग द इक्वल रेनफॉल इरोसिविटी इंडेक्स, ठीक है। तो यूएसएलई के हिसाब से AI30 मेथड में जो अपन ने रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर अपन कैलकुलेट किया है, उससे अगर अपन मल्टीपल लोकेशंस के लिए अगर इस कंटूर्स की तरह अगर लाइन को ज्वाइन कर दे इक्वल रेनफॉल इरोसिविटी की वैल्यूज के, तो वो रिप्रेजेंट करेगा अपन को आइसोलेटेड मैप, ठीक है। तो ये एक टिपिकल आइसोलेटेड मैप बताया है। जैसे आप देखिए कि इस लाइन में जो है वो 40 की वैल्यू है रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर की, R की, इसमें 50 है, इसमें 60 है। तो एक फिक्स इंटरवल में अपन इस टाइप के मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। देन अपन बात करते हैं सेकंड मेथड की, K ग्रेटर देन 25 मेथड, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके नाम से कंफर्म है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, K ग्रेटर देन 25। इसका मतलब है K क्या है अपने पास, K है अपने पास काइनेटिक एनर्जी, और ग्रेटर देन 25 क्या है, 25 है अपने पास इंटेंसिटी, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक है, ये डेवलप किया था हडसन ने 1981 में, क्योंकि EI30 मेथड क्या है कि इसका एक लिमिटेशन EI30 मेथड का मैंने आपको डिस्कशन नहीं किया था, कि जो EI30 मेथड है प्राइमरली आपको पता है ये यूएस के लिए डिजाइन की गई थी, ये एम्पिरिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो यूएसएलई जो है वो अपने जो अमेरिकन कंडीशंस के लिए डिजाइन की गई थी, तो EI30 जो है वो भी विश्व में रिस्पेक्ट नहीं दिया था, सेम जब यूएसएलई को अडॉप्ट किए थे, जब उनको डिराइव किए थे। तो EI30 मेथड है वो एप्लीकेबल है सिर्फ यूएस कंडीशंस के लिए, ठीक है। और यूएस में जो स्टॉर्म्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेट स्टॉर्म्स, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के लिए जो है वो EI30 मेथड है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है उसमें आपको पता है कि I30 में चलो ठीक है कि पीक इंटेंसिटी अपन को 30 मिनट ड्यूरेशन के लिए मिल रही है, उसी को अपन इनकॉर्पोरेट करना है, जो कि ट्रू भी है, उसी में जो इरोजन सिग्निफिकेंट होता है। बट जो काइनेटिक एनर्जी है
तो हर टाइप की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इरोजन नहीं इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है रेनफॉल के। कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या है कि रेन ड्रॉप जो है या सरफेस जो है, सॉरी रेन ड्रॉप नहीं, सरफेस जो है या सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको। क्या है कि उस कुछ काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इरोजन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन लोगों ने हडसन ने जो मॉडिफाई किए थे पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए, ठीक है। तो इनने ये बोले थे कि आई इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल लेस देन तो 25 mm पर आवर, नो सिग्निफिकेंट इरोजन। इनने ये बोले थे कि जो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अगर 25 mm पर आवर से ज्यादा है तो उससे जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी वही काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी इरोजन के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल 25 mm से पर आवर से कम है तो वहां कोई सिग्निफिकेंट इरोजन नहीं होगा। ये है कैलकुलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के लिए, I30 के लिए नहीं। I30 का जो कंसेप्ट है वो सेम है, ठीक है, जो अप्रोच है वो भी सेम है, ठीक है। बट इसमें क्या है, अपन ने I30 में दे थे काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द I30, तो उसमें अपन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सभी ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल के लिए, सभी इंटेंसिटीज के लिए अपन ने कैलकुलेट किए थे, जिसको सम अप किए थे। इस केस में क्या करना है, अपन को जो इंटेंसिटी 25 mm पर आवर से ज्यादा होगी सिर्फ उसको ही अपन को इनकॉर्पोरेट करना है। और लॉजिक क्या है, ये लॉजिक ये है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जब इंटेंसिटी ग्रेटर होती है 25 mm पर आवर से, उस कारण से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होती है इरोजन के लिए, वहीं पर होता है सिग्निफिकेंट इरोजन। ओके, तो ये टेबल में अपन को क्लियर है कि अगर इंटेंसिटी का डेटा अपने पास इस टाइप से, तो जो काइनेटिक एनर्जी बस इन तीन वैल्यू के लिए अपने पास जो है कैलकुलेशन होगा, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। इन तीनों को सम अप करेंगे तो अपने पास समीशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जाएगा। देन अपने पास I30 का कैलकुलेशन सेम है जैसे अपन ने वहां किए थे, और इन दोनों का प्रोडक्ट अपन को देगा रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर यूजिंग द हडसन क्रिकेट ग्रेटर देन द 25 मेथड, ठीक है, फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो एक्सपेरिमेंटली स्टडीज को जो है अडॉप्ट किए हैं और ये काफी कुछ ट्रू है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है कि दोनों में सेम लिमिटेशंस है कि अपन को रिकॉर्डिंग रेन गेजेस का डेटा चाहिए जो कि इंटेंसिटी का डेटा होता है। इसी के एक मॉडिफाइड वर्जन है नॉन रिकॉर्डिंग रेंज गेजेस के लिए। तो अपन को रेनफॉल इरोसिविटी निकालना है, तो सिंपली अगर अपने पास डेप्थ का डेटा है, ठीक है, पी अपने पास डेप्थ ऑफ द रेनफॉल है, तो अपन इस इक्वेशन का यूज करके करस्पॉन्डिंग जो कि रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर है वो निकाल सकते हैं। ओके, यूजिंग द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। तो ये डेली भी हो सकती है, ठीक है, आवर्स की भी हो सकती है। नॉन रिकॉर्डिंग तो अपने पास डेली होगी, रिकॉर्डिंग अपने पास तो जो आवर्स का डेटा, अगर अपने पास डेप्थ का डेटा है तो अपन इसका इक्वेशन का यूज करके रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर निकाल सकते हैं। ये फिटिंग कर्व्स हैं जो कि ABC जो है ये फिटिंग डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट है, जो स्टैटिकली जो कर्व बनते हैं उसके डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट है। तो ये अपन को अवेलेबल रहते हैं, और P का जो डेटा है अपने पास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे अपन R निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तीन टाइप के अप्रोचेस है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर। देन अपन बात करते हैं सॉइल इरोसिविटी फैक्टर्स की। तो सेकंड है अपने पास सॉइल इरोसिविटी फैक्टर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था इरोडिबिलिटी क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल टू बोथ डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इरोजन के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अपन बोले तो उसको बोलते हैं अपन सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, और उस फिनोमेना को बोलते हैं सॉइल इरोडिबिलिटी, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड यूजिंग द स्टैंडर्ड रन ऑफ प्लॉट्स, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, आपको पता है कि ए इज इक्वल टू होता है RK/LS/CP, ठीक है, यहाँ पर D नहीं है, CP है, ठीक है। तो अगर अपन मान लेते हैं कि LS/CP इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो अपन को ऐसे फैक्टर्स को मेंटेन, ऐसे अपन को कंडीशंस को मेंटेन करना है जिसमें LS जो CP है वो 1 हो जाए, मतलब ये डिफाइंड हो जाए। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ग्रॉस सॉइल इरोजन इज इक्वल टू होगा रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर मल्टीप्लाई था इरोडिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ए की वैल्यू भी जो के की वैल्यू, आर की वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो जाएगी। अगर रेनफॉल सिमुलेटर्स यूज कर रहे हैं अगर अपन, तो रेनफॉल सिमुलेटर्स की डेटा अपन यूज कर लेंगे, नहीं तो नेचुरली अपने पास इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू, जो कैलकुलेशन है वो अपने पास अवेलेबल है, मास कर्व्स अवेलेबल है, तो अपन आर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्रॉस सॉइल इरोजन जो है, अपन कोई भी प्लॉट है उसमें ग्रॉस सॉइल इरोजन जितना भी हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपन के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं LSCP जो 1 अपन इक्वल टू ले रहे हैं, तो ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में हो रहा है, डिफाइंड कंडीशन में हो रहा है। कंडीशंस क्या है, द क्रॉस सॉइल इरोजन फ्रॉम अ यूनिट प्लॉट हैव द 9% ऑफ द स्लोप, मतलब यहाँ पर जो स्लोप है अपने पास होगा 9%, ठीक है, जिससे अपने पास जो L फैक्टर है वो 1 हो गया। दैट लेंथ ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू द 22.13 मीटर, तो ये लेंथ अपने पास ये 22.13 मीटर है, तो अपने पास S1 हो गया। कीप द लैंड फैलो, ठीक है, फैलो लैंड है वो, तो अपने पास C इज इक्वल टू 1 हो गया। एंड पीरियोडिक अप एंड डाउन टिलेज, ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन प्रैक्टिस जो है वो टिलेज के लिए अप एंड डाउन की, ठीक है। तो यहाँ पर P का फैक्टर 1 हो गया, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट हो गया 1,
तो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू हो गया आर के। तो इसी से अपन डिफाइन करते हैं कि अगर अपन यहाँ पर कोई कलेक्शन डिवाइस है, यहाँ पर अपन को जो सॉइल इरोजन जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है इस प्लॉट से कलेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली उसको कलेक्ट करके उसको डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना सॉइल जो है वो आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है आउटलेट में, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं ग्रॉस सॉइल इरोजन from a unit block have the 9% of the slope with the length of the slope is 22.13 meter which cap the fallow with the periodic up and down। तो उस केस में क्या होगा, A is equal to होगा आर के। ओके, तो ये डेफिनेशन है सॉइल इरोडिटी फैक्टर की, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसको किस तरीके से निकालते हैं, इसमें कौन कौन से इसमें मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द सॉइल इरोडिटी फैक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या है, बेसिकली तीन टाइप के अप्रोचेस हैं, यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल रन ऑफ प्लॉट्स, और दूसरी अप्रोच है अपने पास थ्योरेटिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच है, उसमें भी दो टाइप के अप्रोचेस है, किस तरीके से करना है। तो ओवरऑल इसमें तीन अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो पहली अप्रोच है अपने पास एक्सपेरिमेंटल रन ऑफ प्लॉट से, ठीक है। दूसरी अपने पास है बाय यूजिंग द सॉइल प्रॉपर्टीज। तो थ्योरेटिकली जो है वो ग्राफिकल फॉर्म से या फिर इक्वेशन का यूज करके अपन सॉइल इरोडिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला अपने पास रन ऑफ प्लॉट्स। रन ऑफ प्लॉट्स का आपको मैंने पहले भी बताया था, एक सिंपल प्लॉट्स होते हैं। तो इस केस में जो रन ऑफ प्लॉट होंगे वो यूनिट प्लॉट्स होंगे यूएसएलई के, ठीक है। तो उसमें कंडीशन मेंटेन होगी 22.13 मीटर और 9% स्लोप, फैलो लैंड, अप एंड डाउन टेरेस, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन अपन यूज करेंगे। देन अपन यहाँ पर इरोसिविटी के लिए मैंने आपको बताया था सिमुलेटर्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिमुलेटर्स नहीं है यहाँ पर तो अपन सिंपल रेनफॉल डेटा का भी यूज कर सकते हैं, ओके। और ये सब कलेक्शन के बाद में यहाँ पर अपन जो है रन ऑफ को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। रन ऑफ एक नोन क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द रन ऑफ अपन कैलकुलेट करेंगे, उसको ग्रेविमेट्रिकली जो एनालाइज करेंगे लेबोरेटरी में, तो अपन देख लेंगे टोटल सॉइल लॉस उसमें कितना हो रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज टेकन फ्रॉम द रन ऑफ प्लॉट्स, ठीक है। तो ये यूनिट प्लॉट होते हैं, रन ऑफ प्लॉट होते हैं, और इसमें 500 से 1000 सीसी जो है अपन उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट करते हैं। सैंपल इज टेकन इन अ लैब वेयर द सॉइल इज मेजर्ड ग्रेविमेट्रिकली, ठीक है। तो ओवन ड्राइंग मेथड और उसका यूज करके अपन जो सॉइल सॉलिड है उसका कितना वेट आ रहा है वो अपन निकाल लेते हैं इन ग्राम पर लीटर में, ठीक है। और टोटल सॉइल लॉस कितना होगा, द सॉइल लॉस दैट इज द ग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई द रन ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द 0.001, ये टन्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन टन्स में अपन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना सॉइल लॉस हो रहा है, ओके। यहाँ पर LSCP इज इक्वल टू 1 हो गया, तो K इज इक्वल टू हो गया द सॉइल लॉस पर यूनिट ऑफ द रेनफॉल रिजिडिटी फैक्टर, ठीक है। तो रेनफॉल रिजिडिटी फैक्टर अपन निकाल सकते हैं। सॉइल लॉस अपन को जो ग्रेविमेट्रिकली जो अपन ने कैलकुलेट करके यहाँ से निकाले सॉइल लॉस, तो अपन K की वैल्यू जो है इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो R के लिए क्या है कि रेनफॉल सिमुलेटर्स को भी यूज करना है, या फिर अपन सिंपल इंटेंसिटी का डेटा जो है, रेन गेजेस का डेटा, जो मास कर्व्स का डेटा, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रन ऑफ प्लॉट्स का यूज करके अपन इरोडिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, ओके। सेकंड मेथड है अपने पास थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो सॉइल रेजिस्टेंस है, ये इसका बेसिक कांसेप्ट क्या है कि जो सॉइल रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है सॉइल प्रॉपर्टी पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके टेक्सचर क्लासिफिकेशन पे, एज वेल एज उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपको पता है कि जो इरोजन है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कितना रेसिड्यू है, ठीक है। और तो ये सब जो फैक्टर्स है वो इरोडेबिलिटी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये जो है अपन जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल है, ठीक है, उसमें परसेंटेज ऑफ क्ले सिल्ट कितना, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये सब से कैलकुलेट करके अपन के की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन विशन एंड स्मिथ ने सजेस्ट किए थे कि इज इक्वल टू 2.8 10 टू द पावर -8 m टू द पावर 1.14 1.2 - a प्लस 4.3 10 टू द पावर -3 b -2 प्लस 3.33 मल्टीप्लाई बाय द 10 टू द पावर -3 c -3, ठीक है। m के अपने पास पार्टिकल साइज डायमीटर जो कि परसेंटेज ऑफ सिल्ट प्लस पेरिफाइड सैंड है, ठीक है। तो ये टेक्सचर क्लासिफिकेशन है। देन a इज द परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कितना है उसमें, b इज द सॉइल स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है वेरी फाइन ग्रेनुलर के लिए होता है 1, फाइन के लिए होता है 2, मीडियम के लिए होता है 3 और ब्लॉक प्लेटी के लिए होता है 4, ठीक है। और सॉइल प्रॉपर्टीज परमेबिलिटी रैपिड के लिए 1, मीडियम के लिए 2, मॉडरेट के लिए 3, स्लो टू मॉडरेट के लिए 4, स्लो के लिए 5, देन वेरी स्लो के लिए 6, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ये सब सॉइल की प्रॉपर्टीज, परमेबिलिटी हो गई, सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, तो ये सब चीजें एसोसिएटेड होती है किससे, उसके रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस अल्टीमेटली डिफाइन कर रहा है सॉइल इरोडेबिलिटी को, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव अगर अपन को सॉइल इरोडेबिलिटी निकालना तो इन फैक्टर्स की वैल्यू से, इन डिफाइंड फैक्टर्स की वैल्यू से अपन जो है इरोडेबिलिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कांसेप्ट है, ठीक है। दूसरी थियोरेटिकल मेथड है यूजिंग द नोमोग्राफ, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि अगर आप सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ ये चार पैरामीटर अपन को इसमें पता होना चाहिए। एक्चुअली ये अपडेटेड है इस इक्वेशन का, ठीक है। इस इक्वेशन को जो है उसको कन्वर्ट किए हैं ग्राफिकल फॉर्म में, ओके।
तो सबसे पहले अपन को 4 इसमें वैल्यूज पता होना चाहिए, जैसे कि इक्वेशन में था। एक परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, परसेंटेज ऑफ सिल्ट प्लस वेरीफाइड सैंड, सॉइल स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है, 1 2 3 4 कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था, ग्रेनुलर, फाइन ग्रेनुलर वगैरह। देन परमेबिलिटी कितना है, किस क्लास में, ठीक है, रैपिड है, मॉडरेट है, स्लो है, ठीक है, किस क्लास की उसकी परमेबिलिटी, ठीक है। तो अगर अपन को सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सिल्ट और वेरीफाइड सैंड पता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं इसकी वैल्यू फॉल हो रही है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सीधे करने के बाद में ये जो लाइन इस पे जो कर होगी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सैंड पे, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सैंड पे जहां भी वैल्यू टकराएगी उससे अपन फिर वर्टिकली एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस दी हैं ऑर्गेनिक कंटेंट की, ऑर्गेनिक मैटर की, परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिस क्लास में भी ये वैल्यू जो है वो क्रॉस करेगी उससे अपन देन फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडिंग लाइन जो दूसरे ग्राफ में ले जाएंगे, ठीक है। इसमें जिस टाइप का भी सॉइल स्ट्रक्चर उसको 1 2 3 4 1 2 3 4 जिस लाइन पे भी ये क्रॉस करेगी उसमें अपन को फिर अपन डाउनवर्ड एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसमें फिर अपने पास जो भी क्लास की प्रोबेबिलिटी है उस जहां भी पॉइंट क्रॉस करेगा उस पॉइंट से फिर एक हॉरिजॉन्टली अपन लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है वैल्यू को ड्रॉ करेंगे, सॉरी एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन जो ईस्ट वाई एक्सिस में जहां भी क्रॉस होगी वो अपन को देगी वैल्यू ऑफ द सॉइल इरोडिव फैक्टर के, ठीक है। तो ये सिंपल ग्राफिकल जो है फॉर्म है, नोमोग्राफ जिसको बोलते हैं, इसको विशमेर एंड स्मिथ ने डेवलप किया। तो इससे अपन इजीली इन 1 2 3 4 5 ये 5 जो क्वांटिटीज हैं, ये 5 जो पैरामीटर हैं, इनकी अगर अपन को सही वैल्यू सही क्लास पता है तो अपन सॉइल इरोडिव फैक्टर्स का ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द नोमोग्राफ, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड, मार्क ऑन अ लेफ्ट ग्राफ, ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे और अपन क्रॉस कहाँ करेंगे, जितना भी उसमें परसेंटेज ऑफ सैंड है, ठीक है। तो जिस जिस क्लास का भी अपन को आ रहा है उससे देन अपन करेंगे मेक अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्रॉस द ऑर्गेनिक मैटर लाइन फॉर द स्पेसिफिक वैल्यूज, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए यहाँ पर क्रॉस करेंगे, ठीक है। देन मेक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक्सटेंड अप टू द राइट ग्राफ ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड में जो ग्राफ है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन अपन एक ड्रॉ करेंगे और जो भी क्लास का सॉइल स्ट्रक्चर है वो जहां से वो क्रॉस कर रही है उससे अपन देन इसको वर्टिकली डाउनवर्ड बना देंगे, ठीक है। मेक अ डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन टू क्रॉस द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द सॉइल परमेबिलिटी, ठीक है। और सॉइल परमेबिलिटी में जिस भी क्लास में क्रॉस करेगी उस क्लास से फिर अपन को जो है मेक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉसिंग द वाई एक्सिस टू गेट द वैल्यू ऑफ द की, ठीक है। तो ये अपने पास जो है टारगेटेड वैल्यू मिल जाएगी जो अपन को कैलकुलेट करना सॉइल इरोडेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये मेथड्स अपने पास सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर निकालने की। देन अपन बात करते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर एलएस की, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ द स्लोप फैक्टर है, स्टीपनेस ऑफ द फैक्टर है जो कि डायमेंशनलेस है, उनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं अपन एल और एस को टोपोग्राफिक फैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन एज द सॉइल लॉस फ्रॉम अ गिवन कंडीशन अपॉन द सॉइल लॉस फ्रॉम अ यूनिट प्लॉट अंडर द कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। कंट्रोल कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ द स्लोप 9% एंड लेंथ ऑफ द स्लोप इज 22.13 मीटर एंड द स्लोप इज 9%, ठीक है। तो ये अपने पास यूनिट प्लॉट से जो सॉइल लॉस होता है और सॉइल लॉस आता है अपने गिवन कंडीशन में, ठीक है, उनका रेशियो जो है वो डिफाइन करता है टोपोग्राफिक फैक्टर को, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, जिग्स ने सबसे पहले बताया था कि एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बनती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एलएस, ठीक है। तो एलएस फैक्टर का क्या है कि जो लेंथ ऑफ द स्लोप है और उससे एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बनती है एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द थीटा दैट इज द स्टीफनेस, ठीक है। तो उनने डिफाइन किया था एल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 22.13 होल टू द पावर m 65.41 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4.54 sin थीटा प्लस 0.065, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा जो अपने पास स्लोप लेंथ है गिवन कंडीशन में जो भी है, ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप है अपने पास बेसिकली स्टीपनेस है, और m जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट टाइप के स्लोप्स के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो अपना अगर अपन को एंगल ऑफ स्लोप पता है इसका मतलब है स्टीपनेस पता है और लेंथ ऑफ द स्लोप गिवन कंडीशन पता है, तो अपन एलएस फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा अपने पास स्टैंडर्ड टेबल्स भी होती हैं, तो बेस्ड ऑन द स्लोप एंड बेस्ड ऑन द स्लोप लेंथ, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्लोप के लिए डिफाइंड है, ये बेसिकली रन ऑफ प्लॉट्स थे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थी, मल्टीपल लोकेशंस पे किए हैं इसको, और मल्टीपल लोकेशंस में मल्टीपल लेंथ ऑफ द स्लोप के लिए और मल्टीपल परसेंट स्टीपनेस ऑफ द स्लोप के लिए जो कि एलएस फैक्टर को डिफाइन किए। तो इस जो टेबल का यूज करके हम अपन डायरेक्ट एलएस फैक्टर निकाल सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द स्टीपनेस एंड द स्लोप लेंथ, ओके। देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर की, ठीक है। तो क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर को डिफाइन भी अपन उसी तरीके से करेंगे जो पहले किए थे, द सॉइल लॉस फ्रॉम अ क्रॉप लैंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन द सॉइल लॉस फ्रॉम द टिल्ड फैलो लैंड, ठीक है। टिलेज वहां पर होना चाहिए और फैलो लैंड होना चाहिए, मतलब वहां पर कोई भी कवर क्रॉप नहीं होना चाहिए, ओके। तो
बेसिकली जो क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर है वो फंक्शन होता है क्रॉप टाइप का और स्टेज का, ठीक है। तो स्टेज इन्हें डिसाइड किए थे 5 टाइप की। पर सबसे पहले पीरियड 1, पीरियड एफ, जिसमें वो होते हैं समर प्लॉइंग, ठीक है। समर के टाइम में जो अपन डीप प्लॉइंग करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी प्लॉइंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन समर प्लॉइंग। पीरियड 1 हो गया फ्रॉम सीडिंग टू 1 मंथ, ठीक है। तो प्लॉइंग के बाद में वहां पर सीडिंग होगी, सीडिंग से 1 मंथ का जो होता है वो होता है पीरियड 1, ठीक है। पीरियड 2 क्या होगा, 1 से 2 मंथ आफ्टर द सीडिंग। देन पीरियड 3 कितना होगा, 2 मंथ टू द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग और 2 मंथ के बीच में जो पीरियड होगा वो पीरियड 3 होगा, ठीक है। पीरियड 4 होगा हार्वेस्टिंग टू द समर प्लॉइंग, ठीक है। तो ये एक क्लोज लूप में आ गया है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट क्रॉप टाइप के लिए जो है वो क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर डिफाइन होता है, ठीक है। तो क्रॉप टाइप क्या है, क्रॉप कवर, क्रॉप टाइप ऑफ टिलेज और रेसिड्यू वगैरह कितना है, ये सब भी इसमें डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ इस स्टैंडर्ड टेबल्स होती हैं, इसमें टाइप ऑफ क्रॉप है और मल्टीपल लोकेशंस के लिए जो है वो क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर्स को डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके अपन डायरेक्टली जो क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर निकाल सकते हैं इन टेबल्स को यूज करके। देन अपन बात करते हैं कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। तो कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर क्या है, द सॉइल लॉस फ्रॉम अ लैंड वेयर द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है टेकन, ठीक है। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कैसी है, जैसे अपन आगे भी पढ़ेंगे, एग्रोनॉमिकल मेजर्स होते हैं जो, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई, टेरेसिंग वहां पर कोई है, बंडिंग वहां पर कोई है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की एग्रोनॉमिकल अप्रोचेस होती हैं फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि इरोजन को कम करती हैं, ठीक है। तो सॉइल लॉस फ्रॉम दैट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जहां पर है, और सॉइल लॉस फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है, जहां पर अपन को डिटरमाइन करना है, तो ये डिफाइन करेगी कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर को, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। अगर P1 है, इसका मतलब है वहां पर कोई भी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर इरोजन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हो रहा है, अगर मैक्सिमम हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ पी, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ द कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, ठीक है। जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग, बंडिंग, टेरेसिंग, इस टाइप की वहां पर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस नहीं है कोई भी, तो उस केस में P इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें भी स्टैंडर्ड टेबल्स होती हैं फॉर डिटरमाइनिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर, ठीक है। तो डिफरेंट कंटूरिंग जिस टाइप की वहां पर प्रैक्टिसेस लिए हैं उसके बेस पे अपन देख सकते हैं, और एज वेल एज द स्लोप, ठीक है, किस परसेंट स्लोप पे जो है वो डिफाइंड होती है वैल्यूज कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर की, ठीक है। तो अपन को बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ द स्लोप एंड बाय नोइंग द विच टाइप ऑफ द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैज अडॉप्टेड इन पर्टिकुलर लोकेशन, जहां पर अपन को डिटरमाइन करना है ग्रॉस सॉइल इरोजन, तो उसके लिए अपने पास जो है डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यूज होती है बाय यूजिंग दिस टेबल्स, ठीक है। तो आईसीआर ने ये टेबल डेवलप किए थे फॉर डिटर्मिनेशन एस्टिमेशन ऑफ द कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर P, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स हो गए, तो इस फैक्टर्स के कैलकुलेट करके अल्टीमेटली प्रोडक्ट करके अपन ग्रॉस सॉइल इरोजन निकाल सकते हैं, जो कि होती है प्रिडिक्टेड एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, ठीक है, इन टन्स पर ईयर पर हेक्टेयर में, ओके। देन अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द यूएसएलई एंड इट्स लिमिटेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, टू प्रोवाइड द गाइड फॉर सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो कुल कुल मिला के क्या है, मैंने आपको बताया था कि ए इज इक्वल टू होता है RKLSCP, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है इनको अपन अल्टर नहीं कर सकते इतना, अपना आज जो क्लाइमेटिक फैक्टर उसको तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। KLSCP को लॉन्ग टर्म में अपन मेंटेन कर सकते हैं, बट जो C और P ये इन हैंड अपने पास अप्रोचेस होती हैं, दैट इज ए क्रॉप फैक्टर, किस टाइप की क्रॉप अपन को किस टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न लेना है, ठीक है। तो अपन C वैल्यू को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, और किस टाइप की कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अपन वहां पर अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग या कंट्रोल फॉर्मिंग कर रहे हैं, वहां पर टेरेसिंग बना रहे हैं, बंडिंग बना रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स को जो है वो अपने इन हैंड होते हैं, इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन को वहां पर एप्रोप्रिएट जो है कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस लेना और क्रॉपिंग पैटर्न लेना है, जो कि C और P की वैल्यू को मिनिमम रखें, ठीक है। तो मिनिमम रखें फॉर पर्टिकुलर RKLS वैल्यू के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि ये वैल्यू मिनिमम होगी तो अपने पास जो ग्रॉस सॉइल इरोजन वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपन को गाइड प्रोवाइड करते हैं फॉर एप्रोप्रिएट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस और क्रॉपिंग पैटर्न के लिए, ठीक है। एंड प्रोवाइड द अपलैंड सेडिमेंटेशन ऑफ द रिजर्वायर डिजाइनिंग। तो आपको भी पता होगा कोई डैम का कंस्ट्रक्शन होती है, रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो इरोजन है उस कारण से जो ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है उसको बोलते हैं अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो भी सेडिमेंटेशन वहां से आ रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, डैम्स में जाके, उसके सबमर्जेंस एरिया में जाके, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी जो डेप्थ है धीरे धीरे उसकी डैम्स की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो आपको विजिबली अगर आपको देखना है ये डैम्स में, तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में किसी डैम को देखा होगा, यूजुअली क्या पानी भरा रहता है, अपन डैम को दिखता नहीं है कि उसका जो तलिया है या उसका जो बेड है वो कितना ऊपर जा रहा है, बट इसमें बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत एक अगर विजिबल होता है इसमें कि कितना उसमें सॉइल आ रहा है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। कुछ डैम्स में क्या होता है कि 10 से 12 साल में उसकी कैपेसिटी जो है वो आधी रह जाती है, ठीक है।
तो ये हो किस कारण से रहा है, ये सेडिमेंटेशन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना अपन को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डैम की जो कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है तो अल्टीमेटली वहां पर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, वहां पर जो नहरों से पानी जा रहा है वो भी रिड्यूस होगा, ओके। उसमें जो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा अगर उसकी डेप्थ कम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इवोपरेशन है वो डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इससे एसोसिएटेड होते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पर अपन को लॉस हो रहा है, ओके, उस सेडिमेंटेशन के कारण उस डैम में। और ये डैम में जो सेडिमेंटेशन वो बहुत रैपिड होता है, ठीक है, बहुत विजिबल होता है, ये इसको इजीली अपीयर होता है। अगर आप उसका बेड को अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं डैम के, तो अपन को इजीली अपीयर होता है, ठीक है। तो अपलैंड कितना सेडिमेंटेशन हो रहा है रिजर्वायर की डिजाइनिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करने के लिए। तो उसमें भी अपन को यूएसएलई को जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले एम्पिरिकल इक्वेशंस है, यूएस के लिए डिफाइन है, तो वहीं पर जो इक्वेशन है वही सुटेबल है। हालांकि हडसन के ग्रेटर देन 25 वगैरह कुछ मॉडिफिकेशन मिले हैं, बट ओवरऑल क्या है कि ये बेसिक जो है वो एम्पिरिकल इक्वेशंस ही है, ठीक है। और ये जो सुटेबल है वो अमेरिकन कंडीशन के लिए सुटेबल है, ठीक है। बाकी दूसरी जगह में ये इतनी प्रिसाइज वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म डेटा, ठीक है, तो एवरेज एनुअल सॉइल लॉस देते हैं ये, तो एवरेज डेटा होता है एनुअली, ठीक है। कभी कभी इसको सीजनली भी लेते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में जो है उसी में डिफाइन होती है। सिंगल स्टॉर्म के लिए अपन इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके। नॉन कंसिडरेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द गली इरोजन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शीट इरोजन और रेल इरोजन हो रहा है उस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन और डिटैचमेंट हो रहा है उसी को ही कैलकुलेट करते हैं। गली इरोजन से जो डेटा है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते, हालांकि आपको पता है कि जो सॉइल लॉस होता है गली गली का वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू शीट और रेल इरोजन कम होता है, बट काफी बड़ा एक पोर्शन होता है ग्रॉस सॉइल इरोजन का गली इरोजन में, जो कि इसमें कंसीडर नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन कंसिडरेशन ऑफ द सॉइल डिपोजिशन इन बेड्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन और डिटैचमेंट होता है, ठीक है, तो जो बेड लोड होते हैं, ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के जो मैंने आपको बताया था, सरफेस क्रीप, साल्टेशन, सस्पेंशन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल पार्टिकल्स डिफरेंट फिनोमेना के कारण मूव करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट के कारण क्या होता है, कभी कभी वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कुछ ज्यादा सॉइल पार्टिकल्स, तो वो बेड में जो है वो डिपॉजिट भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो उसी स्ट्रीम में या चैनल में बेड में डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है, तो वो आगे जाके वो आउटलेट में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसका जो ड्रेनेज एरिया है, ठीक है, ड्रेनेज एरिया में डिटैचमेंट तो हो रहा है, बट ट्रांसपोर्ट होके वो आगे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो कुछ डिपोजिशन जो है, कुछ सेडिमेंटेशन वो अपलैंड एरिया में ही उसके ड्रेनेज एरिया में भी हो रहा है, ठीक है। हालांकि निग्लिजिबल है बट हो रहा है, बट उसको इसमें कंसीडर नहीं किए हैं, ठीक है। तो कुछ जो ग्रॉस सॉइल इरोजन है इसमें टोटल जितने भी डिटैचमेंट, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको बताया है, डिपोजिशन को इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, लिमिटेशंस है कुछ यूएसएलई के, इसलिए कारण से क्या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं मॉडिफाइड यूएसएलई इक्वेशन, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट आता है सेडिमेंट डिलीवरी रेशियो को। होता क्या है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि अगर अपने पास कोई भी एक वाटरशेड एरिया है, कोई ड्रेनेज एरिया है, ठीक है, यहाँ पर उसका आउटलेट है, ठीक है। तो अपन को ये पता है कि यहाँ पर ग्रॉस सॉइल इरोजन कितना हो रहा है, प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है, मॉडल से अपन को पता है प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी है, ठीक है। बट जो टोटल आपको पता है यहाँ पर डिपोजिशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, तो अपन को ये पता है कि जितने भी पार्टिकल यहाँ से डिटैच और ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट होकर आउटलेट में आ नहीं रहे हैं, ओके, क्योंकि अपन को डिजाइन अपन को यहाँ पर करना है, तो अपन को यहाँ देखना है कि यहाँ पर कितना ग्रॉस सॉइल इरोजन जो है, कितना सॉइल जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल डिटैच हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कुछ, बट कुछ पार्टिकल्स यहीं पर डिपॉजिट भी हो रहे हैं, ठीक है, पार्शियली जो डिपॉजिट भी हो रहा है, ठीक है। तो जो अल्टीमेटली जितना भी अपने पास सेडिमेंट आ रहा है आउटलेट में, तो इसके एनालिसिस के लिए जो अपन यूज करते हैं सेडिमेंट डिलीवरी रेशियो, ठीक है। ये कैसे होता है, द सेडिमेंट कलेक्टेड एट द आउटलेट, ठीक है, आउटलेट में जो है कितना सेडिमेंट आ रहा है, कितना सॉइल आ रहा है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स कितने कलेक्ट हो रहे हैं अपॉन द ग्रॉस सॉइल यूजिंग यूएसएलई। यूएसएलई में जो है वो डिपोजिशन का नहीं बताया, इसमें टोटल डिटैचमेंट और कितने ट्रांसपोर्टेशन होकर पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं अपन सेडिमेंट डिलीवरी रेशियो, ठीक है। तो अपन अगर अपने पास कोई भी यहाँ गेजिंग है, ठीक है, यहाँ पर अपने पास कोई भी अब आगे अपन बात करेंगे सिर्फ और ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं जो कि ग्रेविमेट्रिकली जो कि सॉइल को, एक तो ये मॉडल हो गया जिससे अपन ग्रॉस सॉइल इरोजन निकालिए, प्रेडिक्टेड वैल्यू एग्जैक्टली जो सॉइल ग्रॉस सॉइल इरोजन कितना हो रहा है, कितना अपन को सेडिमेंट मिल रहा है आउटलेट में, तो उसकी स्टडीज के लिए भी कुछ अप्रोचेस होती हैं। तो अगर अपने पास यहाँ पर कोई इस टाइप की अप्रोच है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन यहाँ पर ग्रॉस सॉइल कितनी आ रही है, ठीक है, कितनी कलेक्ट हो रही है एग्जैक्टली, और कितना यहाँ से ग्रॉस सॉइल इरोजन हो रहा है, तो इसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं अपन सेडिमेंट डिलीवरी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉइल डिपोजिशन वाला लिमिटेशन है वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो सिंपली अगर अपने पास एसडीआर की वैल्यू पता है, अपने पास यहाँ पर सॉइल लॉस पता है,
ठीक है, सॉरी, सॉइल कितनी कलेक्ट हो रही है ये पता है अपने पास, ग्रॉस सॉइल इरोजन पता है, तो अपने पास एचडीआर की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर एचडीआर की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो नेक्स्ट टाइम अपन को जो है हर बार मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एचडीआर को जो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रॉस सॉइल इरोजन का बाय यूजिंग द मॉडल्स, तो पैरामीटर भी जो है वो भी फिक्स है, अपने पैरामीटर्स भी चेंज नहीं हो रहा है, तो अपने पास जो सेडिमेंट कलेक्ट हो रहा है आउटलेट में वो अपन निकाल सकते हैं सैंपल लेने के बगैर। ठीक है, show how much sediment has finally collected in outlet after out of the overall detachment। ठीक है, overall detachment कौन बता रहा है, ग्रॉस इरोजन बता रहा है। ठीक है, तो ये होता है सेडिमेंट डिलीवरी रेशियो। ओके, तो ये है अपने पास एंड ऑफ द लेक्चर 23। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।